जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो आईएसएस का जो सिलेबस है उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो अब मैं पेपर जो फर्स्ट है हमारा आईएसएस का, अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया है आईएसएस से रिलेटेड, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि आईएसएस जो है वो कंडक्ट कराता है। तो उसमें 4 पेपर होते हैं। स्टैटिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकेंड होता है और एक पेपर थर्ड हमारा होता है, और इसी तरह से एक पेपर फोर्थ होता है। और ये सब जो 200 मार्क्स के होते हैं, ये सब 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये हमारा टोटल बनता है 800। और जो इंग्लिश और एक जीएस का पेपर होता है वो भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे हो जाते हैं 200। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा जो रिटन होता है वो 1000 नंबर का होता है। और फिर इसके बाद में 200 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है। तो अगर इन दोनों को जो फाइनल मेरिट जो हमारी बनती है वो 1200 से बनती है। चूंकि अभी जो मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूं तो वो मैं पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि रीज़न क्या है, पेपर फर्स्ट अगर आपको आता होगा तभी आप पेपर सेकंड अच्छे से कर पाएंगे। और पेपर थर्ड पेपर फोर्थ जो है ये आपस में या ये इन दोनों से कोई इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर आपको पेपर फर्स्ट आता है, जैसे बात है किसी ने अगर जो बात पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तब भी वो पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ को अच्छे से कर लेगा। बट जो एक आप ऐसे भी समझो ना कि यहाँ पे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, अगर इस तरह से अगर जो आईएसएस या यूपीएससी ने अगर जो बाय द वे अरेंज करके लिखा है तो इसका मतलब कोई इसका मीनिंग होगा। बिना मीनिंग के यूपीएससी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को रखता नहीं है। तो पेपर फर्स्ट अगर रखा है तो इसका मतलब पेपर फर्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ने के काबिल हो पाएंगे, मतलब आपको चीज़ें आगे की समझ में आएंगी। पेपर फर्स्ट जिसका भी बेकार होगा, जिसका भी बेकार होगा, उसका पेपर सेकंड अपने आप ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके जो पेपर फर्स्ट के जो रिजल्ट होंगे वो यहाँ पर यूज होंगे। और फिर पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ जो है ये हमारा एक आप थ्योरेटिकल पार्ट भी कह सकते हैं। और हाँ, ये इसमें देख लो, ये जो 2 पेपर होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसमें 80, मतलब हर एक पेपर फर्स्ट जो होगा पेपर फर्स्ट में 80 क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरह से पेपर जो सेकंड होगा उसमें भी 80 क्वेश्चंस होंगे। और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के बारे में जब पेपर आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा। चूंकि अभी मेरा जो फोकस है वो पेपर फर्स्ट पर है, और पेपर फर्स्ट जो है वो अभी मैं दीपावली से उसको मैं उसके जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करने लगूंगा, और आप उनको डेली देखते रहिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप, अभी मैं आपको बताता हूं कहां पर आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी सुझाव या कोई भी अगर गलती लगे मेरे लेक्चर में तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, जिससे कि मैं उसको अगर रिलेवेंट होगा कि वो सभी को चीज़ समझानी चाहिए तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसको ऐड कर लूँगा। अगर जो बाद में लगता है कि वो सिर्फ एक आपके लिए ही प्रॉब्लम है तो उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब जरा हम लोग देखते हैं कि पेपर फर्स्ट, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो पेपर फर्स्ट अभी है, तो पेपर फर्स्ट को जरा हम देखते हैं कि पेपर फर्स्ट को हम कैसे उसको हम डील करेंगे। तो पेपर फर्स्ट का जरा आप देख लो कि इसका पेपर जो फर्स्ट है उसमें होगा क्या कि जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 80 मिलेंगे, और आपको जो टाइमिंग जो रहेगा उसका वो 2 आवर का रहेगा। और जो इसके मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स कह लो आप, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 के रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो आप निगेटिव मार्किंग के लिए भी तैयार रहिए इसमें, क्योंकि एमसीक्यू है तो इसमें निगेटिव मार्किंग तो कंपलसरी है। अब जरा मैं पेपर फर्स्ट को ही थोड़ा डिवाइड करके मैं आपको बताता हूं कि पेपर फर्स्ट भी कैसे पूछा जाता है, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट में जो 20 क्वेश्चन होंगे वो हमारे कंप्यूटर के रहेंगे, और 20 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के। अब जरा यहाँ पर अगर जो बाय द वे आपको अगर देखना पड़े या आप देखो तो यहाँ पे अगर जो बाय द वे चूंकि 200 मार्क्स आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चन पे, तो एक अगर जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 का होगा मल्टीप्लाई 80, तो ये हमारा कुछ बनता है जाकर के 200 मार्क्स। अब जरा यहां पर देखो, यहां पे ये पेपर, ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपको 20 मिलेंगे, और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको 20 मिलेंगे। इनको अगर जो बाय द वे आप देखोगे ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पे अगर जो बाय द वे हम देखें ये आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से। मतलब यहाँ पे अगर जो आप देखो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये 40 क्वेश्चन को अगर 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका हो जाता है पूरा पूरा 100 का, ये आपका पूरा 100 नंबर का हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो सिर्फ 2 टॉपिक, अगर ये आपने 2 टॉपिक ही अगर कवर कर लिए अच्छे से, सिर्फ 2 टॉपिक, तो आपका 100 मार्क्स का तो आपका पेपर ऐसे ही तैयार हो जाएगा। और जो बचे हैं 40 क्वेश्चन, वो 40 क्वेश्चन लगभग में 40 क्वेश्चन जो लगभग में आपको 10 से 12 आप मान लो
एक मिनट मैं इसको कैलकुलेट भी कर लेता हूं जिससे कि मैं थोड़ा आपको बता पाऊं। तो जो हमारे 40 क्वेश्चन जो होंगे, जो इसमें से बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको मैं सिलेबस जो डिस्क्राइब करूंगा उसमें आप देखोगे कि वहां से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर किसी का, देखो समझ लो ये यूपीएससी ले रहा है एग्जाम, तो सिंपल सी बात है, किसी को अगर जो बात है, या कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको कंप्यूटर और एनए बहुत अच्छे से आती होगी, बट कोई अगर होगा तो उसको ये 40 जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो अच्छे से आते होंगे। तो यहां पर आपको ये लेकर के चलना है, या आप इसको मान करके चलो कोई ऐसा होगा जिसकी पकड़ दोनों में अच्छी होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा टॉपिक को आपको कितना ज़्यादा महत्व देना है। बट आप एक चीज़, अभी जो 2025 में जो रिजल्ट आया है वहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो लोगों के नंबर 730 के लगभग में आए हैं 1200 में। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, इसलिए आपको करना तो पूरा पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ से कितना नंबर आता है, आपको डिसाइड करना है कि इसमें से पूरा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा। देखो सिलेक्शन 730 जिसके आए हैं उसका भी हुआ है सिलेक्शन, अगर जो बाद में किसी के 500 या 600 आए होंगे नंबर, उसका भी हुआ होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है या आपको टॉप रैंक पर आना है। टॉप रैंक के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको यहाँ पर बारी बारी से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को करेंगे। और देखो कुछ चीज़ें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपके अंदर कुछ और जो है डाउट वो भी ना रहें। देखो एक चीज़ ये समझ लो कि मैं जो पेपर अपलोड करूँगा, वो जो मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जो उनकी वीडियोस होंगी वो मैं उनकी टाइमिंग भी बता देता हूँ। तो टाइमिंग आप ये समझ लो कि आपका जो एक लेक्चर होगा वो अप्रॉक्स 30 के तो एवब ही होगा, 30 से कम भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो पेपर या जो वीडियोस होंगे वो हमारे 30, जो उनकी टाइमिंग होगी 30 मिनट्स की होगी या उससे एवब होगी। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको, आप ऐसे समझो कि ये आपको बताना है कि इसमें से मैं कौन सा आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। देखो आप ये डिसाइड करके आप लोगों को बताना है कि इसमें से संडे मंडे और ये जो जितने भी ये हमारा जो वीक होता है उसमें मुझे वीडियोस अपलोड करनी है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी वीडियो को अगर अपलोड करना है तो पहले तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद में आप उसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद में उसको अपलोड करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं डेली तो वीडियोस नहीं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही वीडियोस हमको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा लगेगा तो मैं सप्ताह में डेली अपलोड करने लगूंगा, जैसा मैं आप लोगों का रिस्पांस देखूंगा। अगर आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे तो मुझे लगेगा तो मैं उसको फिर और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके मैं आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड करने लगूंगा। बट अभी आप थोड़ा समझ लो कि आपको अगर जो इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कब कब आपको वीडियोज़ मिल जाएँ, तो इससे बाद में मैं ये जैसे सपोज मैंने ये 3 डेट आपको दे दी, इस तरह से वीडियो अपलोड होगा। जैसे मंडे को अपलोड हो गया, फिर वेडनेसडे को हो गया, फिर फ्राइडे को हो गया, देन जब ऐसे ही नेक्स्ट वीक आएगा ऐसे ही मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। बट अगर आपको इसमें लगता है कि कोई टाइम चेंज होना चाहिए या इसमें वीडियोस आप ऐसा समझिए कि ज़्यादातर आपको 5 बजे से रात में 9 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपको इस टाइम पर ही वीडियो चाहिए या मॉर्निंग में चाहिए, तो ये आप हमें कमेंट करके बताना, और इसमें देख लेना कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं उसको चेंज कर दूंगा। आप सिंपल सी बात है, आप रिस्पॉन्स करने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप पढ़ें, अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप कमेंट करिए कि हाँ समझ में आती है, जैसे मुझे लगेगा। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो डिसएडवांटेज यही है कि मैं ये नहीं समझ सकता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ये तभी समझ में आएगा जब आप कमेंट करेंगे, आप चीज़ें लिखेंगे। अगर मैं कोई होमवर्क देता हूं, अगर आप उसको करोगे और करने के बाद में मैं अभी आपको बताता हूं किस किस सोशल मीडिया पे आप जाकर के उसको पोस्ट करोगे, जिससे कि मैं देखूंगा और मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे पता चलेगा। और सिंपल सी बात है, अभी मेरा छोटा चैनल है तो इसको बड़ा करने के लिए आपको भी पता है कि स्टैटिस्टिक के बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए आप उसको जितना ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे उतना मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाता रहूँगा और आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये तो आपका ये हो गया कि किस तरह से वीडियोज़ आएंगी। अब इसी में थोड़ा और समझ लेते हैं कि जैसे बाय द वे, अगर जो बाय द वे कोई 30 मिनट्स का वीडियो है और अगर आपने फर्स्ट टाइम अभी आपने IAS या कोई अदर एग्जाम, अब यहाँ पे हाँ किसी को अगर डाउट हो तो भी मैं दूर कर देता हूँ। जैसे RBI कराता है एक एग्जाम, गेट कराता है और नेट कराता है, आप उसमें देख लेंगे नेट, UGC नेट या CSIR नेट दोनों करवाते हैं। या आप देखेंगे अभी राजस्थान के जो एग्ज़ाम हुए हैं या होने वाले हैं, अभी एक नोटिफिकेशन आया है, मैं उसको टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी एक जॉब आई है
तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, एसओ के लिए अभी आई है वो 28, ये हमारा 28 क्या चल रहा है, ये 28 अक्टूबर से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख लो। और जैसे एएसओ, जेएसओ या कोई अदर ऐसा एग्जाम जो जहाँ पे स्टैटिस्टिक पूछी जा रही है, तो वो ये जितने भी ये लेक्चर रहेंगे वो सब सेम रहेंगे। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये इस टाइप के जो एग्जाम होंगे वहाँ पे कौन सा कंटेंट इसमें से पूछा जाता है, कौन सा कंटेंट अदर जो 4 पेपर हैं उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं अभी अलग से आपको इसी में बताऊंगा इसका सिलेबस कहाँ से आपको किसको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप देख लेना। अच्छा, अब ये तो हो गया। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, ये अगर आप देखो कि आप स्टैटिस्टिक अगर कहीं पर पूछी जा रही है तो आपके लिए पेपर फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएसएस जो आईएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये लेक्चर आप समझ लो रामबाण का काम करेगा, तो उनके लिए तो ये है ही है, क्योंकि मैं इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें कंप्लीट करूंगा। जो टॉपिक जैसे बाद में मैं अभी जब अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने चला जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बट हाँ आप देखते रहिएगा वीडियोस, उसमें मैं आपको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा कि जो चीज़ यहाँ पर आएगी। जैसे आरबीआई का अगर बाद में कोई ऐसा सिलेबस है, ऐसा टॉपिक है जो इसमें या हमारे आईएसएस में नहीं यूज़ हुआ है या उसको नहीं मैंने पढ़ा है, तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसका जो ये जो मैंने बताया, ये जो वनडे एग्जाम होते हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए आप ये समझो कि पेपर फर्स्ट जो रहेगा आपका ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और ये कैसे है अभी मैं जब सिलेबस एक्सप्लेन करता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जरा समझो, जैसे बाद में कोई अगर बाद में स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट टाइम वीडियोस या मतलब फर्स्ट टाइम आईएसएस या किसी इसमें से अदर कोई एग्जाम के लिए वो ट्राई कर रहा है या वो तैयारी करना चाहता, तो उसके लिए तो देखो सिंपल सी बात है, मैं जो भी वीडियो है उसको मैं अपने आप से ही उसकी जो स्पीड है मैंने उसको बढ़ा रखी है। तो आप ऐसा समझो कि जो भी मेरा वीडियो है उसकी मैंने अपने आप से जो उसकी स्पीड है वो 1 पॉइंट होना चाहिए 1.00, उसको मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है। वो इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा वीडियोस को एक्सप्लेन करने में और नेक्स्ट वीडियो को लाने में। तो अगर मैंने उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, उससे ये होगा कि एक लंबा जैसे बात है 40 मिनट का कोई वीडियो होगा वो कंप्रेस होकर के 30 मिनट या उससे थोड़ा ऊपर इतना हो जाएगा, जिससे कि पूरा जो हमारा कंटेंट रहेगा वो आ जाएगा। तो अगर जो बाद में किसी ने अगर तैयारी कर रखी है तो वो यहाँ पर जाकर के यूट्यूब फीचर देता है, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी चीज़, अगर कोई डाउट है, कोई आपका बेसिक कमज़ोर है, तो आप उसको नॉर्मल जो मैंने स्पीड प्रोवाइड कर रखी वैसे भी मैंने उसको बढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से नॉर्मल पर ही देखिए। टाइम लगेगा। देखो एक चीज़ बहुत अच्छी मैं बता दूं, होता क्या है कि इससे बाद में आप मुझसे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को और मेरे लैंग्वेज, मेरे बोलने के तरीके को आप फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये होता है कि आप किसी नए टीचर या किसी नए दोस्त ही कह लो, अगर आप उससे मीट करते हैं या मिलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसकी चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप टाइम दीजिए मेरी वीडियोस को, कुछ वीडियोस को आप अच्छे से नॉर्मली देखिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जो कोई अदर अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो उनका तरीका अलग होगा। जैसे बाद में मैं जब कभी इंक्रीजिंग लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, डिक्रीजिंग लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, निगेटिव लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, और अगर जो डेट लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं है ये सबको आता होगा, बट ये मैं कुछ यूज करूंगा, और ये तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से जब आप मेरी वीडियोस को कुछ हद तक, अगर कुछ 4-5 वीडियोस जब आप अच्छे से देखोगे, आप उसको एनालाइज करिएगा कि हाँ आपको चीज़ें अगर बेहतर लग रही हैं, तब आप उसके बाद में अगर चाहें तो आप उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर जो बाद में किसी को लगता है कि मेरी स्पीड वाकई में मैंने बढ़ा दी है, वो ज़्यादा बढ़ा दी है, तो तब भी आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसकी स्पीड को कम भी कर दूंगा। हालांकि आपके में भी ऑप्शन होगा, बट वहाँ पर फिर वो कुछ अगर उसकी आप अगर ऑडियो की अगर स्पीड, मतलब वीडियो की स्पीड को अगर कम करेंगे तो थोड़ा फंस के आएगा। बट आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं अपनी वीडियोस जब मैं रिकॉर्ड करूंगा या मैं जब एडिट करूंगा तो वहाँ पे ही मैं उसको कम कर लूँगा। ये तो हो गई आपके लिए बात कि आपको इस तरह से चीज़ें करनी। और देखो, और आपको और क्या क्या करना है वो भी आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आगे मुझे समझाना ना पड़े। ये सब इसी वीडियोस में मैं बता रहा हूँ। ये हर, जैसे मैं अभी पेपर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ तो पेपर फर्स्ट में समझा रहा हूँ, इसी तरह से जब मैं पेपर सेकंड में जाऊँगा तो सेकंड में समझाऊंगा, उसका सिलेबस किस तरह से, कौन सा वीडियो को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें। देखो आप आईएसएस एग्ज़ाम ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको फॉलो करके ही रखना है। आप ये मत मानिएगा कि बस मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ सिंपल है, वो भी कह सकते हो कि हाँ मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ, बट आपके लिए भी बहुत ज़रूरी, जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, और इसके बाद में
आप देखोगे कि फेसबुक हो गया, और अगर जो कोई अगर ट्विटर को अगर फॉलो कर रहा है या ट्विटर किसी ने अगर चला रहा है तो वो फॉलो करेगा। बस आपको लिखना है आईएसएस एग्जाम। अगर जो बाय द वे आप सर्च करेंगे खास करके इस पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो आपको तुरंत मेरा वीडियो मिलेगा। इन प्लेटफॉर्म्स पे क्योंकि मेरा कोई अभी चैनल बहुत बड़ा नहीं है तो ये वहां पे हो सकता ना मिले मे बी, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका या तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जैसे सर्च करेंगे मेरा वीडियोज मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ साइड में देखो, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आप यहां से डायरेक्ट जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अभी, और वहां पर मैंने सारी लिंक दे रखी है, वो सारी लिंक आप क्लिक करिए और उन सबको फॉलो कर लीजिए। क्यों फॉलो करने के लिए मैं बोल रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो, अगर जो किसी ने अगर जो टेलीग्राम अगर जो फॉलो किया है, तो जैसे अभी आरपीएससी का जो एग्जाम मतलब जो उसने नोटिफिकेशन जारी किया है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो जो भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। ये तो अभी की बात होगी, अभी कुछ आगे आने वाला होगा, कोई ऐसी नोटिफिकेशन जो आपको चाहिए वो आपको यहीं से मिलेगा। कोई भी पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो मैं यहीं पर जाकर के प्रोवाइड करूँगा। जो भी अभी जो मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करूँगा वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और इसी तरह से व्हाट्सएप पे आप जाएंगे, वहाँ पे भी चैनल है आईएसएस एग्जाम के नाम से, वहाँ से भी ले सकते हैं। चूंकि ये अभी नया नया चैनल है तो आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा कंटेंट, ये आप जब सर्च करेंगे तो ये आईएसएस एग्जाम हो सकता है आपको ना मिले। इसीलिए आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे, उसके बायो में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो के आप जाएंगे तो वहां पर मेरा चैनल, जितने भी चैनल जहां पर हैं वो उसको मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप उसको फॉलो कर लेना। और देखो, कोई भी वीडियो मैंने उसका जो है प्लेलिस्ट का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है, क्योंकि एक मैंने सीरीज चलाई है फार्मूला बैंक के नाम से, वो फार्मूला बैंक के नाम से भी प्लेलिस्ट है, वो उसमें क्या क्या कंटेंट है मैं बता देता हूं। जो भी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में जो भी ऐसे फार्मूले जो मैथ्स के हैं या कोई अदर ऐसी थ्योरम्स हो गई या आप कॉन्सेप्ट कह दो, वो सबको मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ऐसा कुछ अगर किसी को दिक्कत है तो वो मैंने सारा उससे जो आईएसएस में पूछा गया है, जो जहां पर यूज हुआ, बस उतना ही एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए ये आपको देख लेना है वीडियोज़ अगर आपको ज़रूरत लगे तो। चूंकि जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जैसे बाद में मैंने ग्राफ, अगर कोई जब मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे ग्राफ आएंगे, तो ग्राफ मैंने जितने भी एक्सप्लेन किए होंगे वो फार्मूला बैंक में मैंने सारे एक्सप्लेन किए होंगे अच्छे से, उनको बढ़िया से आपको देख लेना है, जिससे कि आपको जब रैंडम वेरिएबल पढ़ो तो आपको कठिन ना लगे। तो ये आपके लिए है कि आपको करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर लेना। मैंने तो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब देखो जीएस के लिए भी मैंने बात कर रखी है। अगर जो बात जीएस के लिए हो जाता है तो आपको शिवम जो है वो आपको पढ़ाएंगे जीएस, तो जीएस आप उनसे पढ़िएगा। और इसी तरह से इंग्लिश भी वही आपको पढ़ा देंगे, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने बात कर ली है। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी मैं देखूंगा किसी से, या तो मैं बोल दूं पढ़ाने के लिए या तो मैं खुद ही पढ़ा दूंगा। और ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक है उसको तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो वो भी आपको मिलेगा। बट पहले जितना भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, और धीरे धीरे जो भी इसमें से जैसे जीएस लगेगा साथ साथ में वो चलती रहेंगी, तो उनके लिए उनका वीडियोस जो आएगा उसका कोई अलग टाइमिंग होगा, वो हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो सर आपको बताएंगे। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेना, ये आप अगर फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। अच्छा, अब हम आपको सिलेबस एक्सप्लेन करते हैं कि आईएसएस सिलेबस किस हिसाब से पूछता है। अच्छा, और जो भी पेपर स्टार्ट होगा उसका सिलेबस पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन वीडियोस आएंगी, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। अब आप वीडियोस को देखो कि सिलेबस हमारा किस हिसाब से है। हाँ, अब देखो रैंडम वेरिएबल, देखो आप देखेंगे सिलेबस, तो सिलेबस में प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट है, बट मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, बट हाँ सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सिलेबस मैं पढ़ाऊँ ना। जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसको आप देख लो कि उसको किस हिसाब से पढ़ना है, मैंने अरेंज करके लिखा है, मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट जो है हमारा वो रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में आप देखोगे कि रैंडम वेरिएबल के बाद में जो सेकंड टॉपिक रहेगा उसको मैंने अरेंज किया है। और जो आप सिलेबस जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, वहां पर आप देखेंगे आईएसएस का जो सिलेबस है उसने प्रोबेबिलिटी को दिया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। पूरा सिलेबस डिस्क्राइब होगा अभी जो आपको मैं दिखाऊंगा, उसको बस मैं अपने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस टॉपिक का जिससे ज़्यादा रिलेशन है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद में चीज़ें आगे होंगी। तो जो हमारा फर्स्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है कि फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट हमारा है रैंडम वेरिएबल। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन पढ़ने के बाद में आप देखोगे कि जो हमारा थर्ड रहेगा, थर्ड हमारा देखो जनरेटिंग फंक्शन या लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जिसमें आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सब सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी।
और जो भी अभी इसका टॉपिक, अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि ये यहाँ से ही मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट बहुत अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। देन इसके बाद में ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक तभी समझ में आएगी जब आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से जिसको आएगा वही ऑर्डर स्टैटिस्टिक को कर पाएगा, और ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर आपको आता होगा तब आप पेपर जो सेकंड है उसका आप देखेंगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक भरपूर उसका यूज हुआ है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद में जो 6 नंबर है वो 6 नंबर हमारा रहेगा ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको भी पढ़ेंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, बस उसको ट्रंकेट किया जाता है। कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी में हम पढ़ेंगे। तो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है अभी जो D++B का जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था, तो ये भी एक टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इससे भी ISS या अदर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देन 7th नंबर पे जो हमारा रहेगा वो एट्रीब्यूट्स का रहेगा, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दे देता है। देन कोरिलेशन रिग्रेशन, यहाँ से तो क्वेश्चन आप वनडे एग्जाम या ISS कोई भी वहाँ पर आप देखेंगे भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। और कोरिलेशन में रैंक और रिग्रेशन में आप देखेंगे पार्शियल, इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ेंगे, ये सारी टॉपिक इसी में कवर होंगे। देन इसके बाद में आप जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 9th नंबर डिस्क्रिप्टिव मेजर। डिस्क्रिप्टिव मेजर में आप देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या होता है, और डिस्पर्जन ये आप देखेंगे, उसमें ही आप मीन मॉड ये सब कैसे कैलकुलेट होता है। 10 नंबर जो हमारा रहेगा ये यहाँ पे देख लो आप प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में ही एक टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, वो भी पढ़ेंगे क्योंकि ISS यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है। तो ये हो गया। और इसके बाद में आप देखो जो 11 नंबर हमारा टॉपिक रहेगा वो नॉन पैरामेट्रिक रहेगा। देन इसके बाद में आप देखोगे, देन इसके बाद में आप लोग देखिएगा कि जो हमारा 12th नंबर जो रहेगा वो न्यूमेरिकल एनालिसिस रहेगा। इसका जो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट आपको चूंकि करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये जब आपको आता होगा तभी आप नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं वो कर पाओगे। 13 नंबर हमारा मिसलिनियस रहेगा, कोई ऐसा टॉपिक जो लगेगा छूट गया है या रह गया वो उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। देन ये जो हमारा टॉपिक 14 ये हमारा पूरा कंप्यूटर पे रहेगा, यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसको आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है, 20 यहीं से आ जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। तो ये सब सारे हमारे टॉपिक हो गए, ये हमारे कुछ टॉपिक हो गए। अब इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि रैंडम वेरिएबल में क्या पढ़ेंगे। तो देखो रैंडम वेरिएबल में आप देखो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो रैंडम वेरिएबल में जो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं और उसमें कौन कौन सी थ्योरम्स यूज हुई हैं ये देखोगे आप। देन इसके बाद में आप देखोगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और आप देखोगे कि इसी में ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, और इसी में मैं आपको मीन, वेरिएंस, मॉड, और आप देखोगे कि परसेंटाइल, डेसाइल और जो भी इसमें टॉपिक होंगे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी आपको देख लेना है। और इसी में एक टॉपिक आता है वो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं देख लूंगा, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। देन इसके बाद में जो सेकंड रहेगा वो देख लेते हैं। सेकंड हमारा रहेगा एक्सपेक्टेशन का। तो एक्सपेक्टेशन में आप देखोगे कि इसके जो भी फार्मूले होंगे और जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम लोग देखेंगे। एक्सपेक्टेशन में ही आप देखोगे कि कॉची शॉर्ट्स इनक्वलिटी, कॉची शॉर्ट्स इनक्वलिटी इस पे, और जेंसन इनक्वलिटी यहां से, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहां से भी आप देखोगे कि मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करूं। हमारा थर्ड इसमें जो टॉपिक रहेगा वो जनरेटिंग फंक्शन रहेगा। जनरेटिंग फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क भी कर लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और इससे पहले जो ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, ये जो दो टॉपिक हैं इसको भी आप जो मैं इसमें बता रहा हूं उसको आप चाहो तो कहीं पर लिख लो, क्योंकि ये वनडे एग्जाम ISS ये खूब भरपूर क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से मार्क करके रखना है जिससे कि ये कहीं पर भी पूछे जाए तो ये देख लीजिएगा। और देखो इसमें कि जनरेटिंग फंक्शन में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो देख लो टॉपिक कि जनरेटिंग फंक्शन में फर्स्ट आपका रहेगा MGF, फर्स्ट रहेगा MGF, देन रहेगा CGF, देन रहेगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, देन इसी में रहेगा PGF। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, खास करके यहां से और यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो ये आपको करके रखना है बहुत अच्छे से। यहां से क्वेश्चन एक ना एक तो एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। और इसी में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और जो इसमें सेकंड जो टॉपिक रहेगा उसको भी आप देख लो। ये ज्यादातर RBI या गेट या आप ISS एग्जाम में देखेंगे, बहुत ज्यादा यहां से पूछा जाएगा। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये जितने भी बड़े मतलब आप बड़े का मीनिंग यहाँ पे ये समझ लो कि RBI जो हो गया वो जो एग्जाम कराता है, ISS जो कराता है,
और जो हमारा गेट कराता है एग्जाम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। देन ये एक टॉपिक हो गया, और ये इसको आप उसको तो इंपॉर्टेंट ही लगाया था, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देन इसको आप कैसे भी करके ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट तो डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ेंगे, और देन कॉन्टिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ेंगे, और देन इसके बाद में और डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में भी आप देख लोगे तो आप पढ़ोगे डीजनरेट, और फिर देन इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म जो डिस्क्रीट का है, और देन इसके बाद में आप बाइनोमियल पढ़ेंगे और बर्नौली पढ़ेंगे, उसी में पॉइजन पढ़ेंगे, आप ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे और पास्कल ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, निगेटिव ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे और पास्कल निगेटिव ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। देन इसके बाद में हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, और इसी में आप पढ़ेंगे कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये तो जो हमारा डिस्क्रीट का हो गया। कॉन्टिन्यूअस का अगर आपको नोट डाउन करना है तो देख लेना। आपको पहले तो आपको पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसको मैं रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। देन इसके बाद ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देन उसी में आप देखोगे कॉची के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा फर्स्ट बीटा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उसी में लाप्लास आप पढ़ोगे। लाप्लास के बाद में आप देखोगे पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ोगे। ये सारा हो गया। और देन जो लार्ज सैम्पलिंग वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे टी हो गया, एफ हो गया, काई हो गया और हमारा जेड हो गया, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में पढ़ेंगे। देन इसके बाद में ये तो हमारा ये अच्छा खासा नंबर कंटेन करता है, हर कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे वहां पर। देन इसके बाद में ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक को आप, मैं तो बोलूँगा आप इसको मार्क नहीं, आप इसको जो भी करना चाहो कर लो, क्योंकि यहीं से पेपर सेकंड डिसाइड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप पहले पढ़ोगे कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। देन इसके बाद में जॉइंट पढ़ोगे। देन इसके बाद में आप इसमें मीन के लिए पढ़ोगे, मीडियन पढ़ोगे, मॉड पढ़ोगे, और इसी में रेंज भी आप पढ़ोगे, रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल है सिलेबस, लेकिन बहुत वास्ट है। इसको मैंने सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, बस इतना सा रहेगा कि मैं पेपर जब फर्स्ट में, अभी मैं दीपावली से, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि दीपावली से उसकी वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका रैंडम वेरिएबल रहेगा। जैसे ही रैंडम वेरिएबल समाप्त होगा वैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको साथ में करवाने लगूंगा, और उसी के बीच में आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन और MGF की वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि बहुत बड़ा है तो इसको साथ में मतलब पैरेलल में मैं लेकर के चलूंगा, जिससे कि ये भी जल्दी से समाप्त हो। मेरा जो टारगेट है, मैंने जो सोच कर रखा है कि मैं इसको बहुत जल्द ही इसको कंप्लीट कर दूं, 1 मंथ से 2 मंथ्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा, ये जितना भी सिलेबस है कंप्यूटर को छोड़ करके। तो ये तभी हो पाएगा जब मैं इसको फास्ट, और आप ऐसे समझ लो कि मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस हो सकता मे भी मैं अपलोड करूं आने वाले टाइम पर। ये हो गया। देन 5th नंबर हमारा हो गया। देन इसके बाद में आप 6 नंबर अगर आप देखोगे, 6 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या टाइप है मैं आपको बता देता हूं। ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने अभी तक पढ़ा है, मैं कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का ही ले लेता हूं। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा होगा म्यू सिग्मा, तो इसकी जो लिमिट होती है -x से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मीन वेरिएंस ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। बट जब यही ट्रंकेट कर देगा, ट्रंकेट का मतलब हो गया लेफ्ट एंड राइट से बोथ साइड से इसकी लिमिट को बाउंड कर दिया गया, मतलब ये कोई एक नंबर दे दिया गया, सपोज 4, 3। तब यहाँ पर देखोगे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां पे भी एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे आपको देखोगे कि मीन वेरिएंस जो वहां पे आप नहीं कैलकुलेट कर पाते थे वो यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओगे। कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है, DSSB में अभी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा उसी का बस डिस्ट्रीब्यूशन का ही आप सब टाइप कह सकते हो, या आप जैसे आप उसमें देखोगे x जो हमारा होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे x हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, n हमारा जो कुछ होगा वो फिक्स्ड होगा। बट कंपाउंड में वो फिक्स नहीं होगा, वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। तब आप देखोगे कि कैसे वर्क होता है। इसमें भी देखोगे कि एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट आप इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, हर जगह यूज होगा। आप सैम्पलिंग में देखेंगे वहां पर भी यूज होगा, तो ये भी आपको करना ही करना पड़ेगा। देन जो 8 नंबर हमारा रहेगा कोरिलेशन रिग्रेशन, इसको तो आप जैसे वेरी इंपॉर्टेंट मैंने वहां पे भी लगवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके इसको रख लो। यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप ऐसे समझ लो कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वनडे एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बस ये याद ही कर लेना है, इसके जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी चीजें होंगी आपको याद भी हो जाएंगी। इसमें ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बट इसमें आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें क्या क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे इसमें आप देखोगे रैंक, आप देखोगे, फिर आप इसमें देखोगे कि कोरिलेशन रेशियो देखोगे, इंट्रा क्लास कोरिलेशन देखोगे,
ये आपको जब सैम्पलिंग पढ़ोगे वो भी आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग या टू स्टेज सैम्पलिंग, तो वहां पर आप देखोगे कि जो हमारा रो होता है वो डिफाइन होता है इंटर क्लास कोरिलेशन। तो वो टॉपिक यहीं से अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो सैम्पलिंग में भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। देखो मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज़ कहां पर किसका क्या यूज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देन इसके बाद में जब आप रिग्रेशन पढ़ोगे तो रिग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से भी आपको चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, अब रिग्रेशन में इसी के अंदर एक टॉपिक आएगा, आप देखेंगे मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ये आपको टॉपिक इसलिए भी पढ़ना है अगर जो बाय द वे आपको मल्टीवेरिएट पढ़ना है तो, क्योंकि मल्टीवेरिएट ये आपको एक्स मतलब समझ लो एक वेरिएबल के लिए कराया गया है, बट जब आप मल्टीवेरिएट करेंगे तो वहां पर मल्टीपल के लिए हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी। वहां पर मैं मल्टीवेरिएट जब पढ़ूंगा तो वहां पर ये सारी चीजें मैं यूज करूंगा, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना। ये हमारा 8 नंबर हो गया टॉपिक। देन इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव मेजर, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जितना भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। देखो वनडे एग्जाम के लिए तीन चार चीजें आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फर्स्ट, सेकंड आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव मेजर, थर्ड हो गया आपका कोरिलेशन, और जो भी अभी आप नीचे देखेंगे अगर कोई टॉपिक आता है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको समझ लो, यहां से अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप इस तरह से समझो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रिप्टिव मेजर और कोरिलेशन, ये अगर बात आप मान लेते हैं कि 100 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो यहां से आपको 40 नंबर का बस इस 3 टॉपिक से मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इसको कैसे आपको तैयार करके रखना है। डिस्क्रिप्टिव मेजर में क्या क्या आता है कि आप पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, और यहाँ पे आप ये भी पढ़ोगे, फर्स्ट जो पढ़ोगे सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे, और आप डिस्पर्जन पढ़ेंगे इसी में, और आप इसी में पढ़ेंगे देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है। देन इसी में आप पढ़ोगे कि आप देखोगे मॉड क्या होता है, मीन क्या होता है, और जो भी मीडियन क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ेंगे। तो ये तो बेसिक है। इसको मैं अगर मुझे लगेगा तो ये हालांकि 9th नंबर पे है, बट आप ऐसा मत समझिए, इसको मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कराऊंगा पूरा सिलेबस, क्योंकि अभी जो यूपी एक एग्जाम कराने वाली है एएसओ का, वहां पर मैं इसका पूरा कंबाइंड जो इससे रिलेटेड मतलब जो हमारा एएसओ से रिलेटेड है, क्योंकि एसओ में इतना नहीं पूछा जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर मैं एक वीडियो मतलब एक जो प्लेलिस्ट है वो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से वो चीजें रहेंगी। वो एक अलग टॉपिक है, बट मैं आपको बता रहा हूं यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी भी वनडे एग्जाम के लिए जो नॉर्मल छोटा सा उसका जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट इसमें ज्यादा से अंदर गहराइयों तक नहीं जाना है। बट हाँ, आईएसएस में आप इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी में भी एक सिंपल प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे। देन इसके बाद में आप देखेंगे बेस थ्योरम पर। बेस थ्योरम पे आप ये मान लो कि अगर जो बाय द वे आप 10 साल का अगर 10 ईयर का अगर आप पेपर उठा करके देखोगे तो 10 ईयर के पेपर में आपको 8 टाइम्स तो जो बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये आपको ये 2.5 नंबर लग रहा होगा एक क्वेश्चन से क्या होता, नहीं करेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। और ये अब इधर देखेंगे जैसे कि आप 2020 के बाद में मान लो, या 2018 के बाद में आप देखोगे, या 15 के बाद में आप मान लो, 16 के बाद में, 2016 के बाद में आप देखोगे 2025 तक। तो यहां पर अब ज्यादा क्वेश्चन यहां पे ना पूछ करके यहां से, और ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से। तो ये भी अब आप ऐसा समझो ये ट्रेंड में आ रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। नॉन पैरामेट्रिक वनडे एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट है, क्योंकि यहां से बस सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देगा, साइन टेस्ट, और आप इसमें देखेंगे रन टेस्ट, और आप देखेंगे कि इसमें केएस, आप इसमें देखेंगे कॉची, आप इसमें देखेंगे कि हमारा यू टेस्ट क्या होता है। ये सारे जो इसमें टेस्ट आएंगे वो जब आएंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट ये देखो, ये तो हो गया नॉन पैरामेट्रिक। इसी तरह से एक पैरामेट्रिक आएगा जिसमें आप देखोगे टी डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, काई डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा जो भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे वो पैरामेट्रिक में आएंगे। तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट वो मैं जो भी ये फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा वो मैं पेपर सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो उसको भी आपको ध्यान रखना कि वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब जरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसको अलग से रखना, वो उसका रीजन आप समझ लो। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप देखोगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है 20 क्वेश्चन को कंटेन करता है। बट इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं होते हैं, बट हाँ इसके जो कुछ रिजल्ट होते हैं वो तुरंत आपको याद ही हो जाएंगे, आप देखोगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इसका भी सिलेबस वास्ट है, तो इसमें आपको चेक करना है। आप इसमें जो क्वेश्चन है उनको मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत 50 नंबर ये कंटेन करके रखता है, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। 50 यहाँ से क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और जो हमारा मिसलिनियस है इसमें हमारा क्या रहेगा, जैसे बाद में कुछ टॉपिक, जैसे आप मान लो कि कन्वर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसे टॉपिक जो ऊपर मैंने कहीं पर भी अगर छोड़ रखे हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा।
अच्छा, देन इसके बाद में कंप्यूटर के लिए अलग से पूरा प्रॉपर मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसमें अगर आपने ओ लेवल कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ओ लेवल आपके लिए बहुत कंपलसरी है। आरपीएससी या जो हमारा यूपी का पेपर होता है, वहां पर बहुत ज़्यादा ओ लेवल की डिमांड की जा रही है। तो ओ लेवल अगर आपने कर रखा है, वहां पर जो भी कंटेंट होता है वो यहाँ पर पूछा जाता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगा तब। तो यहां तक ये हमारा सिलेबस हो गया, इसको इसी तरह से आपको पढ़ना है। ये आप सिलेबस पढ़ लेंगे, देन आप देखोगे कि आपको सारी चीजें आ जाएंगी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको दीपावली से वीडियोस डेली मिलती रहेंगी, तो आपको मिलती रहेंगी। आपको ये सारी चीजें कर लेनी है, और आप ये भी बताइएगा कि वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं वो कैसे हैं, वो मतलब आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमें मोटिवेट करिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जिससे कि मैं उनको भी आप तक ला पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बाय बाय।